ये बेटा आपका पाठ परिचय था। यहाँ पर आपका ये पहला पेज है, हमने पढ़ लिया है। ये दूसरा पेज था, ये भी हमारा हो चुका है। ये तीसरा पेज था, ये भी हो चुका है। और ये चौथा पेज था। चौथे पेज में मैं लास्ट लाइन एक बार दोबारा पढ़ रही हूँ कि नादिर शाह ने जब, इसको थोड़ा सा और जूम कर देते हैं ताकि आपको दिख जाए। नादिर शाह ने जब दिल्ली में कत्लेआम किया तो हाफिज जहां के तलवार गले में लटकाने के बाद, आगे मैं पढ़ रही हूँ पेज को बदल के, इसको ऐसे घुमा लेते हैं थोड़ा सा। हाफिज जहां के गले में तलवार डालकर प्रार्थना करने पर उसने कत्लेआम उसी दम रोक दिया था। यानी कि नादिर शाह ने जब हाफिज जहां ने तलवार गले में डालकर प्रार्थना की कि हे प्रभु, कम से कम अब तो ये है कत्लेआम रोक दो, बहुत हो गया, बहुत अत्याचार हो गया भारत पर। तब कहते हैं नादिर शाह ने उस कत्लेआम को, दिल्ली के कत्लेआम को रोक दिया था, यानी कि आम जनता का मारना बंद कर दिया था। पर 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना, लेकिन बंगाल की 8 करोड़ जनता गिड़गिड़ाकर आपसे विच्छेद का मतलब होता है टुकड़े करना, कहते हैं विच्छेद ना करने का, टुकड़े न करने की प्रार्थना कर रही थी कि हे लॉर्ड कर्जन, आप बंगाल का विभाजन मत कीजिए, बंगाल के टुकड़े मत कीजिए। कहते वो आप पर प्रार्थना कर रही थी, लेकिन आपने जरा भी उनकी प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया। इस समय आपकी शासन अवधि पूरी हो गई। कहते इसी के बीच में क्या हुआ कि आपका समय खत्म हो गया, तथा बंगाल विच्छेद किए बिना घर जाना आपको पसंद नहीं था। कहते आपका शासन खत्म हो गया था, समय खत्म हो रहा था, लास्ट टाइम था आपका, लेकिन उसके बावजूद भी आपने ये ठान लिया कि भले ही मेरा समय नष्ट हो गया है, अर्थात मेरी समय सीमा खत्म हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी आप 2-4 दिन और टिके रहे। क्यों? क्योंकि आपको बंगाल का विभाजन किए बिना शायद आपको वापस इंग्लैंड नहीं जाना था। क्यों? क्योंकि आपने ठान लिया था कि चाहे मुझे 2 दिन और लग जाए, लेकिन कम से कम मैं बंगाल का विभाजन तो करके ही जाऊंगा। कहते ये आपने जिद पकड़ ली थी। नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है। कहता आप तो उस नादिर शाह से भी ज्यादा जिद्दी हो। क्यों? क्योंकि नादिर शाह के ने तो कहने से बात मान ली थी, लेकिन बंगाल की जनता आपसे गिड़गिड़ा कर कह रही थी कि बंगाल का विभाजन रोक दो, लेकिन आपने उनकी बात नहीं मानी। ठीक है, और आपने ठान लिया कि बंगाल का विभाजन तो मैं करके ही जाऊंगा। आगे कहता है लेखक, क्या समझते हैं कि आपके जिद से प्रजा के जी में सुख नहीं होता। कहता आप क्या समझते हैं कि आपकी जिद पूरी हो जाएगी तो जनता को दुख नहीं होगा। कहते जनता को भी उतना ही दुख था। कहता आप विचारिए, आप सोचिए, तो एक आदमी को आपके कहने पर पद पर न देने से आप नौकरी छोड़ जाते हैं। कहता आप खुद सोचिए, आपको कितना दुख होता है। आप कह रहे हो कि बंगाल का विभाजन होने से भारतीय जनता दुखी नहीं थी, लेकिन कहते आप खुद सोचिए कि आपके कहने से एक आदमी को एक पोस्ट पर नहीं लगाया, उसे नौकरी नहीं दी, ठीक है, तो आपको कितना दुख हुआ। ठीक है, इस देश की प्रजा को भी यदि कहीं जाने की जगह होती तो क्या वह नाराज होकर इस देश को छोड़ ना जाती। लेकिन कहते हैं लेकिन आपने तो क्या किया कि उस आदमी को आपकी पसंद के अनुसार जॉब नहीं दी, नौकरी नहीं दी, तो आप इस्तीफा देकर, भारत से इस्तीफा देकर, वायसराय से इस्तीफा देकर आप कहाँ चले गए? इंग्लैंड चले गए, क्योंकि भारत में तो रह नहीं सकते थे, आप इंग्लैंड चले गए। लेकिन कहते भारत की जनता के पास भी यदि ऐसा होता कि आप जैसे क्रूर शासक को छोड़कर कहीं और जाने की जगह होती तो शायद वो भारत को छोड़ देती, लेकिन भारतीय जनता बेचारी कहाँ जाए, क्योंकि उसको तो वहीं रहना था। कहते यहाँ पर राजा ने, यहाँ की प्रजा ने आपके जिद का फल यही देख लिया। कहता आप कितने जिद्दी हो या कितने क्रूर शासक थे, अपनी जिद पर अड़े हुए थे, ये भारतीय जनता ने देख लिया था। उसने देख लिया कि आपकी जिस जिद ने इस देश की प्रजा को पीड़ित किया है, आपको भी उसने कम पीड़ा नहीं दी। यानी कि आपकी जो जिद बंगाल विभाजन की थी, वो तो आपने जिद पूरी की और प्रजा को दुखी किया, लेकिन आप ये भी समझ लीजिए, जो दूसरों को सताता है वो खुद भी दुखी होता है, इसलिए आप भी दुखी हुए, अर्थात आपका भी शासन छूट गया। यहाँ तक कि आप स्वयं उसका शिकार हुए।
यानी कि इतनी पीड़ा आपको भी हुई कि आप दूसरी बार वायसराय बनकर आए थे, आप 5 साल रह सकते थे, लेकिन बंगाल विभाजन की पीड़ा ने आपको भी दुखी कर दिया और आपका भी क्या है, जैसी करनी वैसी भरनी का फल आपको मिला और आपको भी इस्तीफा देना पड़ा। कहते यहाँ की प्रजा वो प्रजा है जो अपने सुख और कष्टों की उपेक्षा परिणाम पर अधिक ध्यान रखती है। कहते यहाँ की जो जनता है, यानी कि भारत की जो जनता है, भारत की जनता को ये विश्वास है कि जो अपने दुख और कष्टों का इतना ध्यान नहीं रखती, वो तो ये देखती है कि सब ऊपर वाला करेगा, अर्थात कुछ ना कुछ रिजल्ट तो जरूर निकलेगा। यानी ऊपर वाला सब देख रहा है, कभी ना कभी इसका फल भी देगा। ठीक है, हम नहीं कहते थे भाई पाप जो कर रहा है उसका फल उसे मिलेगा। ठीक है, हमें दुख तो होता है, लेकिन हम क्या कहते हैं दूसरों से, भाई उसका पाप का घड़ा जब भर जाएगा तो भगवान अपने आप उसे सजा दे देगा। कहते इसी तरह से भारतीय जनता भी ये विश्वास रखती है। वो ये जानती है कि संसार में सब चीजों का अंत है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता का ये विश्वास है, ये समझती है कि कोई भी चीज हमेशा बरकरार नहीं रहती, हर चीज का एक समय आता है। कहते दुख का समय भी एक दिन निकल जाएगा, इसलिए उसने सारे दुख सहन किए और ये सोचा कि ये जो दुख का समय है ये भी ऐसे ही निकल जाएगा, लाड़ गर्जन कोई हमेशा थोड़ी रहेगा। इसलिए उसने सोचा कि ये लाड़ गर्जन का शासन भी ऐसे ही, जैसे और शासन आए और चले गए, इस तरह से ये भी चला जाएगा। इसी से सब दुखों को झेलकर, पराधीनता सहकर भी वो जीती रही। कहते इसीलिए तो सारे दुख झेलकर भी आपकी गुलामी को भारतीय जनता ने जी जान से सहन किया। माय लॉर्ड, इस कृतज्ञता की भूमि की महिमा, कहते हैं हे लॉर्ड कर्जन, ये इस कृतज्ञता की भूमि, कृतज्ञता का मतलब ये तो वो भूमि है जो सब पर उपकार करती है। कहते इस भूमि की, इस धरती की महिमा आपने कुछ न समझी। लेकिन कहते आप नहीं जानते कि भारत की जो धरती है उसमें तो दूसरों का उपकार, दूसरों की भलाई की बात ही सोचती है। यहाँ न यहाँ की दीन प्रजा की श्रद्धा भक्ति अपने साथ ले जा सके, इसका बड़ा दुख है। कहते हैं आप भारत की महिमा अर्थात कृतज्ञता, दयालुता की भावना अपने साथ नहीं ले जा सके, और जो भारतीय जनता है वो श्रद्धा भक्ति देखती है आप में, यानी आपको जब विदा करती तो एक सम्मान के साथ करती, लेकिन आपके नसीब में शायद सम्मान के साथ विदा होना नहीं लिखा था। क्यों? क्योंकि आप तो बीच में ही छोड़ के जा रहे थे। कहते इसका मुझे बड़ा दुख है। इस देश में शिक्षितों को तो देखने की आपकी आंखों को ताब नहीं थी। ताब का मतलब आदत। कहते इस देश में जितने भी शिक्षित वर्ग हैं, अर्थात पढ़े लिखे भी हैं भी, तो भी आपने उसे कभी आंखों से भरकर नहीं देखा, अर्थात आंखों में बसाया नहीं, उन्हें अपना सम्मान नहीं दिया। अनपढ़ गूंगी प्रजा का नाम कभी कभी आपके मुख से निकल जाया करता था। कहते भारत में इतने पढ़े लिखे लोग हैं, भारत के लोगों को तो क्या है, आर्यों का देश कहा जाता है, गुरुओं का देश कहा जाता है भारत के लोगों को, जनता को। यहाँ पर इतने बड़े बड़े ज्ञानी हुए हैं, लेकिन कहते हैं तुमने उन ज्ञानियों को कभी अपनी आंखों से भरकर नहीं देखा। हमेशा उन्हें क्या कहा कि भारतीय जनता अनपढ़ है, गूंगी है, बोलती नहीं है। कहते प्रजा का नाम आपके मुख से निकलता था। उसी अनपढ़ प्रजा ने, कहते जिसे आप अनपढ़ जनता कहते हो, कहते उसी अनपढ़ जनता ने नर सुल्तान नाम का एक राजकुमार था, कहते उसका गीत गाया जाता है। कहते जिसे आप अनपढ़ प्रजा कहते हो, ये अनपढ़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उस राजकुमार को याद किया जाता है जो नर सुल्तान के नाम से जाना जाता था। अर्थात अगर अनपढ़ होती तो उसे ये फर्क ना नजर आता। हुआ क्या था ये पढ़िएगा। कहते एक बार अपनी विपद, विपद का मतलब होता है विपदा। ठीक है, एक बार विपद के कई साल सुल्तान ने, विपद का मतलब होता है पीड़ा, दुखी। कहते हैं विपद परिस्थिति में, दुखद परिस्थिति में कई साल सुल्तान ने, सुल्तान मतलब वो जो राजा की बात कर रहे हैं राजकुमार की, उसका नाम सुल्तान है। कहते सुल्तान ने नरवरगढ़ नाम के एक स्थान में काटे थे। यानी कि ऐसा देश है ये जहां पर एक पीड़ित राजकुमार ने, एक सुल्तान ने
क्या है, नरवरगढ़ नाम के एक स्थान पर अपने दुख के दिन काटे थे। कैसे काटे थे, उसने कैसे समय व्यतीत किया था उस राजकुमार ने भारत में? कहते वहां की चौकीदारी से लेकर उसे एक ऊंचे पद तक काम करना पड़ा। यानी वो राजकुमार था, चाहता तो शासन कर सकता था, लेकिन कहते नहीं, उसने शासन नहीं किया। यहाँ पर उसने सबसे पहले भारतीय जनता के बीच में आकर क्या शुरू की, चौकीदारी का काम शुरू किया। फिर धीरे 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 बढ़ते हुए वो यहाँ का क्या बन बैठा, एक राजा बन बैठा। ठीक है। और जिस दिन वह घोड़े पर सवार होकर वह उस नगर से विदा हुआ, कहते कई साल तक उसने शासन किया, लेकिन उसके बाद जिस दिन वो घोड़े पर सवार होकर और यहाँ से विदा लेकर अपने नगर गया, या इस नगर से विदा होकर अपने राजपाट संभालने के लिए गया, तो नगर द्वार से बाहर आकर उस नगर को जिस रीति से उसने अभिवादन किया, अभिवादन का मतलब धन्यवाद किया, संबोधित किया। कहता आप सोचिए, जब वो यहाँ से जा रहा था तो नगर के मेन दरवाजे पर खड़े होकर उसने भारतीय जनता का धन्यवाद किया। और किस तरह से किया, वो लाड़कर्जन को समझा रहे हैं लेखक कि देखिए किस तरह से उसने धन्यवाद किया, किस तरह से किया। वह सुनिए, उसने कहा जनता से कि सुनिए, उसने आंखों में आंसू भरकर कहा। देखिए एक राजकुमार जो पहले यहाँ चौकीदार का काम करता था और धीरे धीरे एक राजा का पद उसे मिल गया, तो कहते उसके बाद उसने जाते समय बड़ा दुखी था वो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लगाव इतना दिया, भारतीय जनता ने प्यार ही इतना दिया उसे कि वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन राजकुमार था, राजपाट संभालना था, इसलिए वो गया। तो कह रहे कि भारतीय जनता ने के प्रति उसने आंखों में आंसू भरकर भारतीय जनता से कहा था, यानी कि उस गांव, जो नगर था उसकी जनता से कहा था, प्यारे नरवरगढ़, ठीक है, हे मेरे प्यारे नरवरगढ़, अर्थात उस जगह का नाम लेता है। जैसे हम कहते हैं हे मेरे प्यारे भारत, ठीक है, इसी तरह से उसने कहा हे मेरे प्यारे नरवरगढ़, मेरा परिणाम ले ले, अर्थात मेरा ये आखिरी सलाम है, मैं तुझे आखिरी बार सलाम कर रहा हूँ। आज मैं तुझसे जुदा होता हूँ, कहने का मतलब कि आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तू मेरा अन्नदाता है। अर्थात हे नरवरगढ़, अगर तूने मुझे आश्रय ना दिया होता तो मैं यहाँ पे भूखा ही मरता। तो इसका मतलब क्या है, तूने ही मुझे पाला पोसा है, तू ही मेरा अन्नदाता है। अपनी विपद के दिन मैंने तुझमें काटे हैं, अर्थात मैं मुसीबत में था जब तूने मेरी मदद की। हे नरगढ़ वासियों, तुमने मेरी मदद की थी, इसलिए तुम मेरे लिए सबसे अच्छे हो। तेरे ऋण का बदला मैं गरीब सिपाही नहीं दे सकता। उसने कहा कि जो तूने मेरे ऊपर उपकार किया है, यानी जो नरवरगढ़ वासियों ने मेरे को जो प्यार दिया है, जो अपनापन दिखाया है, जो इतनी बड़ी पोस्ट मुझे दी है, कहते इसका ऋण तो मैं गरीब सिपाही कभी नहीं चुका पाऊंगा। अर्थात आपने मुझे इतना सम्मान दिया है कि मैं कभी भी इसका ऋण नहीं चुका पाऊंगा। भाई नरवरगढ़, देखिए कभी प्यारे कह रहा है, कभी नरवर भाई कह रहा है उसे। कहते यदि मैंने जानबूझकर एक भी दिन आपकी सेवा में चूक की हो, चूक का मतलब गलती, अब वो जो राजकुमार है वो माफी मांग रहा है वहां के लोगों से कि हे भाइयों नरवरगढ़ वासियों, यदि मैंने जानबूझकर एक भी दिन आपकी सेवा में कोई कमी रखी हो, कोई चूक रखी हो, तो यहाँ की प्रजा की शुभ चिंता ना की हो, या किसी भी दिन मैंने यहाँ की प्रजा की मतलब अच्छाई के लिए ना सोचा हो, चिंता ना की हो, यहाँ की स्त्रियों को मैंने माता समझा है और बहनों को बहन की दृष्टि से ना देखा हो, तो मेरा क्या है, प्रणाम मत लेना। तो उसने कहा तुम मेरा परिणाम स्वीकार मत करो। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें उसने की थी, ठीक है, जनता की भलाई के लिए वो जिया था। कहते इसलिए तुम मेरा परिणाम न लेना, नहीं तो प्रसन्न होकर एक बार मेरा परिणाम ले लो। उसने कहा हे नरगढ़ वासियों, आप रो मत मेरे लिए, ठीक है, कहते मेरे लिए अगर तुम्हें मेरे से सच्चा लगाव है तो अब रोने की आवश्यकता नहीं है, मैं जा रहा हूँ, कम से कम तुम मुझे खुश होकर एक बार मेरा सलाम ले लो, मुझे जाने की इजाजत दे दे। माय लॉर्ड, जिस प्रजा में ऐसे राजकुमार का गीत गाया हो। अब लेखक ये कहता है कि हे लॉर्ड कर्जन, अब आप ये बताइए कि जिस देश में ऐसे राजकुमार ने भारतीय जनता के प्रति ऐसे विचार रखे हों, या भारतीय जनता ने ऐसे राजकुमार को सम्मान दिया हो, ठीक है, और इतना भलाई का काम किया हो, तो वो अनपढ़ और गंवार कैसे हो सकती है, ठीक है, वो गूंगी कैसे हो सकती है, कोई उनके बारे में कैसे गा सकता है। कहते जिस प्रजा में ऐसे राजकुमार का गीत गाया जाता है, कि एक तो वो राजकुमार था जिसने भारत के बारे में इतने अच्छे शब्द कहे, उस देश से क्या आप भी चलते समय कुछ संभाषण करेंगे?
कहते ऐसे ही देश भारत है। यानी कि एक तो वो राजकुमार था जिसने भारत के लिए इतने अच्छे शब्द कहे, एक आप एक ऐसे वायसराय हैं जो भारत से जा रहे हैं, वो भी जा रहा था भारत से, तब भारत के बारे में इतना अच्छा बोल के गया। कहता आप भी भारत से जा रहे हैं और चलते समय क्या आप भी अपने संभाषण में, संभाषण का मतलब जो आप भाषण देंगे, आप क्या भारत की बड़ाई करोगे, यानी भारत के बारे में कुछ अच्छा करोगे, बोलोगे? कहते क्या आप कह सकेंगे? कहता आपको लगता है कि आप नहीं कह सकते, आप तो कह सकते हैं अभागे भारत। कहते आप अगर भाषण देते तो लेखक कहता आप शायद ऐसे बोलते, हे अभागे भारत, मैंने तुझसे सब प्रकार का लाभ उठाया, अर्थात तेरी धन दौलत का लाभ उठाया, आप और तेरी बदौलत मैंने शान देखी। कहता आप ये भी कह सकते थे कि तेरी बदौलत से ही अगर भारत ना होता तो मेरी इतनी शान नहीं होती। जो इस जीवन में असंभव है, यानी कि कोई भी राजकुमार या राजा यहाँ पर आया है तो उसने यहाँ पर शान शौकत से जीवन जिया है। कहते जीवन में शायद किसी को इतने ऐशो आराम मिले होंगे, तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। कहते शायद आपके मुख से यही निकलेंगे कि मैंने यहाँ पर बहुत शान देखी है तेरी वजह से, मैंने जीवन में जो संभव नहीं था वो सब पाया है मैंने, सब तरह का तेरा लाभ उठाया है, फिर भी उसे अभागा भारत कह रहा है। कहते फिर भी तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, पर मैंने तेरे बिगाड़ने में कुछ कमी ना की। यानी कि आप शायद इस तरह से करोगे कि शायद तेरे बिगाड़ने में, अर्थात भारत को लूटने में, भारत को बिगाड़ने में, भारत की जनता को सताने में शायद आपने कोई कमी नहीं छोड़ी। संसार में सबसे पुराना देश है ये। कहते संसार में भारत को सबसे पुराना देश कहा जाता है। जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी, तेरी भलाई की इच्छा मेरे मन में न थी। अब लाड़कर्जन के लिए कहता है, हे लाड़कर्जन, शायद आप ये सोच रहे हैं कि जब तक आपके हाथ में भारत की कमान थी तो शायद आपने भारत के बारे में मन से, इच्छा से एक भी अच्छा काम नहीं किया। अब कुछ शक्ति नहीं है, लेकिन अब आपके पास कोई ताकत नहीं है जो तेरे लिए कुछ कर सकूं। यानी आप यही कहते होंगे कि अब मेरे पास क्या है, क्यों? क्योंकि इस्तीफा दे चुके हैं। कहते हैं अब शायद आप ये कहेंगे कि मैं तो असहाय हूँ, हे भारत, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, पर आशीर्वाद करता हूँ, अर्थात ये उम्मीद करता हूँ कि तू फिर उठे, अर्थात ये भारत फिर से विकसित हो और अपने प्राचीन गौरव को, जो इसका गौरव लुट चुका है, जो इसका यश मान सम्मान कम हो चुका है, फिर से लाभ करे, अर्थात फिर से उसे मिल जाए। मेरे बाद आने वाले तेरा गौरव को समझे। यानी मैं तो तुझे नहीं समझ पाया, लेकिन आने वाले जो लोग हैं, आने वाले जो और भी पीढ़ी आएंगी, राजनेता आएंगे या राजकुमार आएंगे, वो तेरे गौरव को समझे, तेरी महिमा को समझे। अब लेखक कहता है कि आप कर सकते थे, यानी कि आप इस तरह का भाषण भारतीय जनता के बीच में दे सकते थे। कौन कह रहा है? लेखक कह रहा है। किससे? लाड़कर्जन से, कि हे लाड़कर्जन, आप भारत के लिए अच्छा तो नहीं बोल सकते थे, लेकिन कम से कम उसे अभागा भारत कह के ये सारी बातें तो कह ही सकते थे। कहता आप कर सकते थे और ये देश आपकी पिछली सब बातें भूल सकता था। कहते लेकिन आप क्या है, ये सारी बातें बोल सकते थे और ऐसा भी बोल देते ना, मतलब भारत के लिए चाहे बुरा ही सही भी बोल देते तो भारत की जनता आपकी सारी पिछली बातें, जो भी दुख आपने दिए हैं, उन्हें भूल जाती। पर इतनी उदारता माय लॉर्ड आप में कहा, लेकिन आपने इतनी उदारता यानी इतनी भी दयालुता नहीं दिखाई कि जाते जाते कम से कम भारत के बारे में दो शब्द अच्छे कह सको। यानी कि ना तो आपने अच्छा कहा ना बुरा कहा, सिर्फ जाते समय आपके मन में क्या था? बंगाल का विभाजन करना और भारत की जनता को सताना। कि हे माय लॉर्ड, आपका तो सिर्फ यही मकसद था। यानी कि आप जाते जाते क्या करना चाहते थे? भारत की जनता को दुख देना चाहते थे। तो इस तरह से बेटा ये जो पाठ है आपका खत्म हो जाता है। तो एक बार आप इसका पीडीएफ जो है उसमें चाहे तो, अगर आपकी डिमांड है तो मैं ये पीडीएफ भी भेज दूंगी अगर आप पढ़ना चाहें तो, वरना आप वीडियो सुन लें। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। धन्यवाद। हाँ जी, तो बताइए। समझ में आ गया? हेलो एवरीवन। हम्म। योगेश, क्या कह रहे हो? आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच रही है। ओके, हाँ अब ठीक है। ठीक है हर्ष, आपको बेटा?
अच्छा अच्छा, तो पहले क्यों नहीं बोले थे आप? हम्म। तो बेटा प्रेजेंट तो बोला करो, कई बार ऐसा होता मुझे लगता है कि आप यहाँ पे बस एक बार क्लास में ज्वाइन किया और चेहरा गायब। ठीक है। प्रियंका, आपको समझ में आया बेटा? हाँ जी। आपने शायद पिछली स्टोरी को नहीं पढ़ा है, तो आप ये बताइए कि ये पीडीएफ भेजने की जरूरत है चैप्टर की आपके पास, या किताबें हैं आपके पास? किताब है। हर्ष, आपके पास है? नहीं है। योगेश, आपके पास? वीडियो में? हाँ, वीडियो भी ठीक है, बात वही है, क्योंकि पेज तो मैं पढ़ा ही रही हूँ। ठीक है। तो पिछले वीडियो जो इसके आ रहे हैं ना विदाई संभाषण के, तो वो पेज वाइज है। तो आप उन पेज वाइज पढ़ लोगे तो भी आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। वैसे तो स्टोरी समझ में आ ही गई कि एक विदेशी शासक था इंग्लैंड का, और भारत में वायसराय बनकर वो आए थे, और नाम था लॉर्ड कर्जन। और उन्होंने भारत की जनता को ज्यादा सुख नहीं दिया, दुख ही दुख दिया था। और जब वो विदा हो रहे हैं तो लेखक ये चाहता है कि कम से कम वो भारत के बारे में कुछ अच्छे शब्द बोल जाता, लेकिन कहता है हे माय लॉर्ड, हे लॉर्ड कर्जन, आपने तो इतनी भी दया नहीं दिखाई कि जाते जाते कम से कम दो शब्द भारत के लिए अच्छे बोल जाएं। तो इसलिए वो कह रहा है कि आप बड़े क्रूर थे, नादिर शाह से भी ज्यादा जिद्दी थे। नादिर शाह ने तो कहने से, जनता के कहने से अपने हालात बदल लिए थे, लेकिन आप नहीं बदले थे। ठीक है। हाँ भाई अंशु, काफी दिन में आए बेटा, क्या बात है? अंशु, क्या दिक्कत थी बेटा? सब ठीक है? अच्छा अच्छा, और मधु आप बेटा? थोड़ा सा तेज बोलो। अच्छा, आप ठीक है तबीयत बेटा? मैंने बोला आप तबीयत ठीक है? अच्छा। आवाज अभी भी नहीं आ रही है ठीक से। राजीव, आपको समझ में आया चैप्टर? राजीव, सुन पा रहे हो? राजीव, सुन रहे हो? अच्छा बेटा, एक तो ये बताइए, आप यहाँ पे 6 बच्चे हैं, ठीक है? एक मैं हूँ, 5 आप हैं। तो आप ये बताइए कि किस बच्चे के पास पॉलिटिकल साइंस है? जिस बच्चे के पास पॉलिटिकल साइंस है ना, वही बोलेगा बस। प्रियंका। प्रियंका, ठीक है। और किसी के पास पॉलिटिकल साइंस नहीं है? अच्छा प्रियंका, आप वीरेंद्र सर की क्लास अटेंड कर रहे हो? प्रियंका, आपसे पूछ रही हूँ। 58 तक बंद कर दी। अच्छा अच्छा, आपकी बात हो गई है ना सर से? नहीं नहीं, कहने का मतलब ये है, बार बार माइक को बंद मत करो, जब बात चलती रहती है चलिए। तो आपने बेटा, एक तो ये है कि सर को ये बताना है, ठीक है? ग्रुप में आप मैसेज नहीं छोड़ सकते, तो पर्सनल नंबर आपके सर के आते हैं जब वो लिंक भेजते हैं ना, तब। तो वहां से नंबर लेके बता देना कि सर मैं 11th आर्ट से प्रियंका हूँ, और मेरे पास पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है। हेलो। हाँ, ठीक। ओके ओके। हाँ भाई, और किसके पास है पॉलिटिकल साइंस? है योगेश आपके पास? नहीं। अंशु आपके पास? नहीं। राजीव आपके पास? राजीव तो बोल ही नहीं रहा है। हर्ष, आपके पास है पॉलिटिकल साइंस? अच्छा, तो फिर बेटा आपको भी बताना है। ठीक है। वीरेंद्र सर को कॉल करके बताना है कि सर मैं पॉलिटिकल साइंस ले रहा हूँ। ठीक है। और उनकी क्लास अटेंड करो बेटा। आपको खुद बताना है, वो मुझसे बोल रहे हैं रोज फोन करके कि मैडम आपकी क्लास में जब बच्चे लाइव जुड़ते हैं तो प्लीज उनसे पूछो पॉलिटिकल साइंस किस किस के पास है। तो हर्ष आपको बताना है, और प्रियंका आपको भी खुद कॉल करके सर को बताना है। शाम को हो सकता है उनकी क्लास हो, 5 से 5:30 या 6 बजे तक होती है उनकी क्लास। तो या तो आप 2 और 4 के बीच में कर लेना कभी भी। ठीक है, मैसेज छोड़ देना और बता देना। पहले, सबसे पहले किसी को भी व्हाट्सएप पे मैसेज डालते हो तो सबसे पहले बेटा अपना इंट्रोडक्शन दिया करो। ठीक है।
कि आई एम जो भी है दिस, ठीक है, क्लास 11th आर्ट, ठीक है, फिर जो कहना है वो नीचे कहा करो। आप सीधा बोलते हो हाय हेलो सर, मैं ये मैं वो। अब मुझे तो पता नहीं चलता, यहाँ पर 100 बच्चे आते हैं मेरे पास, तो मुझे क्या पता कौन बच्चा क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी व्हाट्सएप पे आप जुड़ते हो पहली बार, तो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दिया करो। ठीक है, आई एम हर्ष जो भी है, ठीक है, क्लास 11th आर्ट, ठीक है, फिर अपनी बात जो कहनी हो फिर वो टाइप किया करो। और कॉल उठाते हो या कॉल करते हो तो भी सबसे पहले यही बताया करो, सर मैं 11th आर्ट से ये बच्चा बोल रहा हूँ और ये मेरी प्रॉब्लम है। पहले ही शुरू हो जाते हो, मैडम ये नहीं आया, मैडम लिंक नहीं आया, सर आज क्लास नहीं आई। अब ये नहीं पता होता कौन सी क्लास की बात कर रहे हो, तो सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन। राजीव आप सुन रहे हो? राजीव, ये राजीव तो पता नहीं लेफ्ट हो रहा है। ठीक है बेटा, तो या तो आपकी अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसकी रिक्वायर है तो वो बेटा अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेना। वीडियो रिकॉर्डिंग में आपके पेज वाइज पढ़ाया हुआ है, तो अगर आपके पास किताब भी नहीं होगी तो वहां पढ़ लेना, और लिखने का काम पूरा हो। ठीक है, हर्ष आज आप आज ही जुड़े हो, तो आपका लिखने का काम कितना है? हर्ष, हर्ष सुन रहे हो? जवाब दिया करो बच्चे। तो फिर बोलते क्यों नहीं हो? मैंने पूछा है काम कितना पूरा है आपका। हाँ जी, कर रहे हैं नहीं, मैंने ये पूछा है कितना काम पूरा है आपका, और नहीं है तो भी बताओ। कौन सा? यही वाला? उससे पहले वाले कहाँ हैं? वो नहीं है। हर्ष आप दर्चाना से बोल रहे हो? हाँ, तो आपके पापा के व्हाट्सएप पे मैंने सारा काम भेजा हुआ है। ठीक है, हाँ वहां से देखो। आप देखते हो ग्रुप में मैसेज, देखते हो रोज? नहीं, नया फोन तो दिलवाया है, लेकिन या तो आप मुझे ये बताओ कि मैडम ये वाला नंबर मेरा जोड़ दो। ना आपने बताया फोन करके कि मैडम ये वाला नंबर जोड़ दो तो मैं उसको ग्रुप में जोड़ू। अब सारा काम आपके पापा वाले ग्रुप पे जा रहा है, तो वहां से चेक करो फिर अपने। हाँ जी, हाँ तो पापा से बोलो ना, सेंड कर देंगे। अगर आपको लग रहा है कि वो वाला ग्रुप नहीं जोड़ना, नंबर नहीं जोड़ना, तो आप ये वाला नंबर मेरे को सेंड करो फिर। ठीक है, और नाम बताना अपना कि मैं हर्ष हूँ और 11th आर्ट का हूँ, मुझे इस वाले नंबर पे मुझे ऐड कर दो, तो मैं कर दूंगी। ठीक है, और फिर पापा से भी पूछ लो, जो पिछला काम गया हुआ है वो पापा की पीडीएफ में ही मिलेगा वहां पर, तो वहीं से अटेंड करना अपना सारा, और पूरा लिख लेना। मतलब पापा से फोन पे बात नहीं करते आप कभी भी? फिर अरे बोलते नहीं हो, कितनी देर बोलती रहती हूँ, हर्ष हर्ष चिल्लाती रहती हूँ, जवाब देना नहीं आता आपको? चलिए, तो ये काम पूरा हो। अंशु मधु का तो है ही। योगेश आपका कितना हो रहा है काम? कंप्लीट है, चलो ठीक है। ठीक है बेटा, हो जाओ लेफ्ट आपकी, लीव कर दो क्लास को, ऑफ हो गए। चलिए, ओके बाय। हर्ष, हाँ ठीक है।